वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक लाइव इंट्राडे ट्रेड शेयर करूंगा और ये ट्रेड काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज इस ट्रेड में मैं आपको लिक्विडिटी के कंसेप्ट की लाइव एप्लीकेशन दिखाऊंगा। अभी लेटेस्ट वीडियो जो हमने हमारे चैनल पे अपलोड किया है उसमें मैंने आपको लिक्विडिटी का कंसेप्ट समझाया है कि किस तरह से मार्केट में लिक्विडिटी सिक्लिकल फेजेस में आती है। कभी लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, कभी लिक्विडिटी कम होती है, और जब लिक्विडिटी कम होती है तो हमें ट्रेड को प्रॉपरली मैनेज करना होता है। तो उस ट्रेड को किस तरह से मैनेज किया जाता है जब मार्केट में लिक्विडिटी कम हो, ये आज लाइव हम यहाँ पे देखेंगे। गाइज, आज हमारे वॉच लिस्ट में 3 स्टॉक्स हैं और उन 3 स्टॉक्स में कैडिला का जो कैडिला का जो ये ट्रेड है इसमें लिक्विडिटी क्रंच है। कैडिला में आज लिक्विडिटी क्रंच का स्टार्टिंग फेज है। अभी पूरी तरह से लिक्विडिटी यहाँ पे कम नहीं हुई है, लेकिन एक स्टार्टिंग फेज है। धीरे धीरे यहाँ पे लिक्विडिटी अभी और कम हो सकती है। तो किस तरह से हम मैनेज करेंगे इस ट्रेड को, वो आज आप यहाँ पे सीखेंगे। गाइज, आप यहाँ पे डेट और टाइम नोट कर सकते हैं। टुडे इज वेडनेसडे 3 नवंबर एंड करेंट टाइम इज 8:41 AM। नाउ गाइज, कैडिला में एक बहुत ही अग्रेसिव सेलिंग आज होगी, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक। ओके, हम भी कैडिला को सेल करेंगे लेकिन ओपनिंग पर सेल नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पे लिक्विडिटी क्रंच का एक स्टार्टिंग फेज है। और अगर आप इस चार्ट को देखें तो मैंने आपको 2 पैरामीटर बताए थे उस वीडियो में कि किस तरह से हम लिक्विडिटी क्रंच को देखते हैं। फर्स्ट पैरामीटर वॉज विक्स का फॉर्म होना, बहुत ज़्यादा विक्स। नाउ यहाँ पे अगर आप देखें तो किस तरह से विक्स फॉर्म हो रही हैं, किस मूवमेंट में विक्स फॉर्म हो रही हैं, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस होती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देयर इज एन अपर विक और उस अपर विक के बाद अग्रेसिव बायर, लोअर विक, उसके बाद फिर से एक अपर विक और फिर एक अग्रेसिव बायर अगेन आफ्टर एन अपर विक। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये आप अगर इन्हें एनालाइज करेंगे तो बहुत ही इलॉजिकल लगेंगी, राइट। तो जब लिक्विडिटी मार्केट में कम होना चालू होती है तो इलॉजिकल अकरेंसेस ज्यादा होने लगती हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे, विक्स का होना जरूरी है बिकॉज मूवमेंट लॉजिकल है या मूवमेंट इलॉजिकल है, ये इसका जो डिटर्मिनेशन है ये विक्स से ही होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे अभी करके बताया। देन जो लेटेस्ट यहाँ पे आप रीसेंट मूवमेंट यहाँ पे देख रहे हैं, आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा विक्स इस एरिया में फॉर्म होता हुआ देख रहे हैं। दोनों को कोरिलेट करिए साथ में और आपको यहाँ पे समझ में आने लगेगा कि यहाँ पे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। पूरी तरह से लिक्विडिटी नहीं गई है मार्केट में बिकॉज अगर पूरी तरह से लिक्विडिटी यहाँ पे कम होती तो विक्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे फॉर्म होती और जो मूवमेंट है वो करेक्टिव कैंडल्स, जैसे यहाँ पे आप इम्पल्सिव कैंडल्स में मूवमेंट देख रहे हैं, ये मूवमेंट करेक्टिव कैंडल में होती अगर पूरी तरह से लिक्विडिटी यहाँ पे कम होती तो। यहाँ पे एक स्टार्टिंग फेज है लिक्विडिटी क्रंच का। नाउ गाइस, कैडिला में एक बहुत ही हैवी सेलिंग होगी और हम इसे ओपनिंग पर सेल नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है। हमें यहाँ पे वेट करना होगा, मिनिमम 5 मिनट्स हम वेट करेंगे, मैक्सिमम डिपेंड करता है मार्केट किस तरह से यहाँ पे स्ट्रक्चर आउट हो रहा है उसको देख के, लेकिन मिनिमम 5 मिनट तो हमें वेट करना ही होगा। अब गाइज, यहाँ पे 5 मिनट वेट करना ज़रूरी इसलिए भी है बिकॉज लिक्विडिटी की वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट हो सकता है कि थोड़ा सा गैप अप ओपन हो या यहाँ पे एक हल्का सा बाइंग मूवमेंट आ जाए और उसके बाद फिर मार्केट जो है वो सेल्स को रिज्यूम करे, क्योंकि इनडिसीजन है मार्केट में, स्टार्टिंग फेज ऑफ इनडिसीजन। पोस्ट ट्रेड एनालिसिस में और डिस्कस करेंगे इसको। नाउ हमारे पास कोई तरीका नहीं है ये पता लगाने का कि ये जो बाइंग मूवमेंट होगा या हो सकता है ये कितना डीप होगा।
इसलिए ओपनिंग पर बाय नहीं कर रहे हैं। ओके, कि ये कितना डीप होगा इससे पता लगाने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए हम ओपनिंग पर बाय नहीं करेंगे। नाउ एक सेकेंड सिनेरियो भी है गाइस, ऐसा भी हो सकता है कि ओपनिंग पर मार्केट सेल साइड में बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर ले इस तरह से। अब क्योंकि ओपनिंग पर हमने बाय नहीं किया है तो हमें ये प्राइस पे करना पड़ेगा, ये भी लिक्विडिटी की वजह से होता है। अगेन ये सारी चीजें पोस्ट ट्रेड एनालिसिस में मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। तो अब अगर ये सिनेरियो क्रिएट होता है तो हम इस कैंडल के क्लोजिंग पर ही सेल करेंगे, राइट, इस प्राइस पे हम सेल करेंगे। तो ये सारे प्रॉफिट्स हमारे यहाँ पे सेक्रीफाइस हो रहे हैं, और आप समझ सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं 493 के लेवल पे, तो आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे? आपके पास कोई लेवरेज्ड पॉइंट नहीं है स्टॉप लॉस लगाने के लिए, तो पूरा ट्रेड जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, बिकॉज आर टू आर डिस्टर्ब हो जाता है। और ये कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो लिक्विडिटी की कमी की वजह से मार्केट में प्रेजेंट होती हैं, और इन्हें किस तरह से डील करना है ये आज आप इस ट्रेड में सीखेंगे। ओके, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेड होगा। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, रेगुलर इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है और बहुत सारे स्टॉक्स में आपको मिलेंगी। वीकली बेसिस पर भी आपको ये सारे इश्यूज आप एनकाउंटर करेंगे मार्केट में। सो अगर आप रेगुलर इंट्राडे ट्रेडर हैं तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इस लाइव ट्रेड से आप बहुत कुछ सीखेंगे। ओके, सो गाइज जैसे ही मार्केट लाइव होगा मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। ऑलराइट गाइज, आप लोग यहाँ पे टाइम देख सकते हैं, इट इज़ 9:16 AM, और यहाँ पे आप ओपनिंग देख सकते हैं कि किस तरह से जो फर्स्ट सिनारियो हमने डिस्कस किया था उसके हिसाब से यहाँ पर ओपनिंग हुई है, राइट। सो अब हम देखेंगे कि किस तरह से मार्केट यहाँ पे प्ले आउट होता है। ये जो एक अप मूवमेंट है ये कितनी डीप जाती है, एंड देन आफ्टर कंफर्मेशन यहाँ पे हम सेलिंग इनिशिएट करेंगे। ऑलराइट गाइज, आप लोग यहाँ पे टाइम देख सकते हैं, इट इज़ 9:26 AM, और फर्स्ट सिनारियो यहाँ पे पूरी तरह से प्ले आउट हो चुका है। और उसके बाद आप देखिए हमें किस तरह से एक अपर विक मिली है, राइट। सो गाइज इस कैंडल के क्लोजिंग पर हम पोजीशन लेंगे, यहाँ पे कैडिला को सेल करेंगे। कंडीशन एक ही है यहाँ पे कि ये जो कैंडल है इसका जो क्लोज है दैट शुड बी 80%। पूरे कैंडल साइज का जो क्लोजिंग है वो 80% होना चाहिए, राइट। जैसे आप ये कैंडल यहाँ पे देख रहे हैं, इसका क्लोज 80% है, लेकिन इस कैंडल का क्लोज 80% नहीं है। इवन इस कैंडल का क्लोज 80% नहीं है। सो इस कैंडल का क्लोज अगर 80% होता है तो हम यहाँ पे कैडिला को सेल करेंगे, और 80% क्लोज इसका आप देखिए तभी होगा जब ये इस ग्रीन कैंडल को क्रॉस कर लेगी। तो वो एक अगेन एक एडिशनल कंफर्मेशन है, बिकॉज ये एक इनसाइड बार भी है। ओके, सो इस कैंडल के क्लोजिंग पर हम यहाँ पे पोजीशन लेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम 497.50 का स्टॉप लॉस रखेंगे, लेकिन अभी लगाएंगे नहीं, मार्केट जब डायरेक्शनल होगा उसके बाद लगाएंगे। ऑलराइट गाइज, आप लोग यहाँ पे टाइम देख सकते हैं, इट इज़ 9:30 AM, और इस कैंडल के क्लोजिंग में हमारा जो 80% क्लोज का पैरामीटर था वो यहाँ पे नहीं हुआ, सो हमने यहाँ पे एंट्री नहीं ली। और इवन इनसाइड बार का जो एक मैंने आपको पैरामीटर यहाँ पे बताया था वो भी नहीं हुआ, राइट, बिकॉज ये कैंडल की जो क्लोजिंग है वो इस ग्रीन कैंडल के नीचे नहीं हुई। सो हमें थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। अब इस कैंडल में हम एंट्री लेंगे, ओके, लेकिन अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि हम क्लोजिंग पे एंट्री लेंगे, और अगर क्लोज इसका काफ़ी नीचे होता है तो फिर हमारे काफ़ी प्रॉफिट्स यहाँ पे सैक्रिफाइस हो रहे हैं, और फिर हमारा स्टॉप लॉस जो है उसे भी हमें चेंज करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस के लिए तो हमें एक हमारे पास लेवरेज पॉइंट यहाँ पर भी है 496.30 के आसपास। तो ये अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं यहाँ पे होगा देन हमारा आर टू आर डिस्टर्ब नहीं होगा। ओके, बट अगेन पैरामीटर यहाँ पे भी सेम रहेंगे, 80% क्लोज
और इस ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज होना चाहिए, ओके, टू कंफर्म दी सेलिंग प्रेशर। अगर इस ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज होता है और 80% नहीं है, तब भी सोच सकते हैं एंट्री लेने के लिए, लेकिन दोनों में से कोई एक चीज तो होनी चाहिए यहाँ पे, ओके। राइट गाइज, आप लोग यहाँ पे टाइम देख सकते हैं, इट इज़ 9:36 AM और हमारा पैरामीटर यहाँ पे फुलफिल नहीं हुआ। और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा वोलेटिलिटी है इस मार्केट में, राइट। तो ये वोलेटिलिटी, ये विक्स क्यों फॉर्म हो रहे हैं, अगर आप इसके पीछे का लॉजिक समझ पाएँ, बेसिकली मार्केट से जो कैश है वो निकाला जा रहा है, लेकिन मार्केट को एक डायरेक्शन लेना है तो मार्केट सेल डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन क्योंकि कैश निकाला जा रहा है इसलिए इस तरह से ये अकरेंसेस यहाँ पे हो रही हैं। कल के कंपैरिजन में आज लिक्विडिटी क्रंच ज़्यादा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये स्टार्टिंग फेज है लिक्विडिटी क्रंच का, धीरे धीरे और इसमें क्रंच आएगा और पैसे यहाँ से निकाले जाएंगे, और वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि देखिए बाजार का जो फ्लो है ना, अब यहाँ पे हम कोई फिजिकल प्रोडक्ट तो हम सेल कर नहीं रहे, राइट। कैश एंड फिजिकल प्रोडक्ट की तो यहाँ पे कोई डील है नहीं, यहाँ पे प्योरली जो डीलिंग है दैट इज कैश, लिक्विड कैश, उसी से मार्केट में फ्लो आता है। अगर वो लिक्विड कैश आप मार्केट से रिमूव करेंगे तो मार्केट में एक कंफ्यूजन का स्टेट इस तरह से क्रिएट होता है, वही अकरेंस आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो अभी हमें यहाँ पे एंट्री नहीं मिली है क्योंकि हमारे पैरामीटर फुलफिल नहीं हो रहे हैं। ऑलराइट गाइज, आप लोग यहाँ पे टाइम देख सकते हैं, इट इज़ 9:46 AM और 494.70 के लेवल पे हमने कैडिला को यहाँ पे सेल कर दिया है, ओके। सो गाइज, जो हमें एंट्री मिली है यहाँ पे दैट इज़ एट द लेवल ऑफ 494.70 यहाँ पर, ओके। नाउ गाइज, ये जो एंट्री हमें यहाँ पे मिली है, आप देखिए यहाँ पे हमारे दोनों पैरामीटर जो हैं वो फुलफिल हो रहे हैं, ओके। फर्स्ट पैरामीटर 90% क्लोज, यहाँ पे इस कैंडल में आप देखिए द क्लोज इज 90%, एंड सेकेंडली हमने इस कैंडल को भी क्रॉस कर दिया है यहाँ पे, बट जो हमारा मेजर पैरामीटर है वो यहाँ फुलफिल हो रहा है विच इज़ 90% क्लोज। अब गाइज यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो हम इस सिनारियो में 497 के लेवल का लेंगे, लेकिन अभी हम स्टॉप लॉस लगाएंगे नहीं, हम वेट करेंगे कि मार्केट डायरेक्शनल हो जाए, जैसे मैंने आपको एक वीडियो में ऑलरेडी समझाया हुआ है, एंड देन फिर उसके बाद हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, बिकॉज यहाँ से विक्स और स्पाइक्स के चांसेस हैं अभी, ओके, मार्केट डायरेक्शनल नहीं हुआ है। ऑलराइट गाइज, आप लोग यहाँ पे टाइम देख सकते हैं, इट इज़ 10:16 AM एंड मार्केट अभी डायरेक्शनल नहीं हुआ है और इसलिए हमने स्टॉप लॉस अभी नहीं लगाया। सो गाइज, यहाँ पे आप ये जो मूवमेंट देख रहे हैं, राइट, यहाँ पे आप ये एक अपर विक देख सकते हैं, उसके बाद एक अग्रेसिव ग्रीन कैंडल, कोई भी ये कैंडल एक स्पाइक यहाँ पे क्रिएट कर सकती है बिकॉज मार्केट डायरेक्शनल नहीं है। इसलिए ये ज़रूरी होता है कि मार्केट के डायरेक्शनल होने के बाद फिर आप स्टॉप लॉस लगाएं, ओके, बिकॉज डायरेक्शन इज सर्टेनिटी और विक इज अनसर्टेनिटी, दोनों चीज़ें एक साथ एक जगह पे नहीं हो सकती। या तो मार्केट एक सर्टेनिटी के साथ एक ट्रेंड में मूव करेगा या मार्केट अनसर्टेन रहेगा। अनसर्टेन का मतलब ही ये होता है कि मूवमेंट किसी भी साइड में कैसे भी हो सकती है विथ वोलेटिलिटी। तो इसलिए ज़रूरी ये होता है कि आप वेट करें मार्केट के डायरेक्शनल होने का और फिर उसके बाद आप स्टॉप लॉस लगाएं। यहाँ पे टाइम का भी इंपॉर्टेंस होता है। देखिए अभी जैसे 10:18 हो रहा है, 11 ओ क्लॉक के बाद जनरली मार्केट रेंज बाउंड हो जाता है और वहाँ पे एक हल्की सी अनसर्टेनिटी आ जाती है। तो कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि 11 बजे के बाद 11 बजे के पहले आप स्टॉप लॉस लगा लें अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो। ऑलराइट गाइज, एक क्विक अपडेट मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ। आप टाइम देख सकते हैं, इट इज़ 10:37 AM और अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे लॉस में आ गए हैं बिकॉज मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आया है। नाउ गाइज, जैसे ही मार्केट यहाँ से इस पॉइंट से अगर मार्केट सेल रिज्यूम करेगा और डायरेक्शनल कैंडल्स आएंगी
तो हम स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं 495.25 के लेवल पे। फिर हमें स्टॉप लॉस यहाँ ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस क्यों लगा रहे थे, बिकॉज यहाँ पे एक लेवरेज पॉइंट है हमारे पास स्टॉप लॉस लगाने के लिए, उसके बाद कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब ये रिट्रेसमेंट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे अगेन एक लेवरेज पॉइंट क्रिएट हो गया है, तो यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। कंडीशन वही रहेगी, हमें एटलीस्ट 2 डायरेक्शनल कैंडल्स यहाँ पे देखनी है और इस एरिया को ऑब्जर्व करना है जहाँ से ये एक अग्रेसिव बायर मार्केट में प्रेजेंस दिखा रहा है। ऑलराइट गाइस, आप लोग यहाँ पे टाइम देख सकते हैं, इट इज़ 11:11 AM और मार्केट अभी अगेन रेंज बाउंड है। और जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ थोड़ा टाइम का भी एक फैक्टर रहता है। 11 बजे के बाद मार्केट नॉर्मली रेंज बाउंड हो जाता है और यहाँ पे थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, इवन अगर मार्केट में लिक्विडिटी है तब भी। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि 11 बजे के पहले हम स्टॉप लॉस लगा लें, और बेस्ट सिनारियो ये होता है कि 11 बजे के पहले ही आपका टारगेट अचीव हो जाए। लेकिन यहाँ पे हमें अभी स्टॉप लॉस लगाने का मौका नहीं मिला है, ऑल्दो ये एक लेवरेज पॉइंट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, लेकिन इसका ब्रेकआउट एंड इस लेवल का ब्रेकआउट डायरेक्शनल कैंडल्स अगर करती हैं तभी फिर हम इस लेवल पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। सो इस समय इस ट्रेड को थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। ऑलराइट गाइस, आप लोग यहाँ पे टाइम देख सकते हैं, इट इज़ 12:01 PM और यहाँ पे मार्केट में सेलिंग हुई है एंड हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया है 495.50 के लेवल पे। नाउ गाइस, यहाँ पे हमें 2 इम्पल्सिव कैंडल्स नहीं मिली जिनका क्लोज 80% है, बिकॉज आप देखिए यहाँ पे भी क्लोज 80% नहीं है, यहाँ पे भी 80% नहीं है, यहाँ पे 100% है। ओके वैसे जो रूल है वो ये है कि आपको 2 ऐसी कैंडल स्पॉट करनी होती हैं जो कंटिन्यूस हो, राइट। लेकिन यहाँ पे वो रूल नहीं अप्लाई हो रहा है और इस एक कैंडल ने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया है मार्केट का। तो यहाँ पे एज एन एक्सेप्शन हमने स्टॉप लॉस 495.50 पे लगा दिया है। ओके वैसे ज़्यादा कंफर्म हम तब होते हैं जब 2 इम्पल्सिव कैंडल्स कंटिन्यूसली फॉर्म हो। जैसे अगर यहाँ पे साइज का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, जैसे अगर ये कैंडल भी 80% क्लोज होती और उसके बाद ये कैंडल फॉर्म होती तो वो एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे पास सिग्नल होता। बट क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा कवर हुआ है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया है। अब यहाँ पे आप चाहें तो आप ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं है जब हमें एक अच्छा लेवरेज पॉइंट यहाँ पे मिल गया है और इसी तरह के पॉइंट्स हमें चाहिए, राइट। 495 के लेवल का हमारा स्टॉप लॉस है एंड 495.70, सो एक बहुत ही अच्छा R2R हमें यहाँ पे मिलेगा, राइट। ओके सो गाइज, जनरली यहाँ पे होता क्या है कि अगर आपके पास कैपेसिटी है कि आप पोजीशन इंक्रीज करें, बिकॉज इनिशियली हमारा स्टॉप लॉस जो था वो ऊपर था, तो उस हिसाब से हमारी क्वांटिटी भी थी। अब हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे कम हो गया है, तो आप चाहें तो क्वांटिटी थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन मैं कभी भी क्वांटिटी इंक्रीज करने के फेवर में नहीं रहता हूँ और ये मेरा पर्सनल ट्रेडिंग स्टाइल है। ऐसा नहीं है कि क्वांटिटी इंक्रीज करना गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल एक सही अप्रोच है वो, अगर आपको राइट अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो। बट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी डिपेंड करता है। मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता हूँ क्वांटिटी इंक्रीज करने में, एंड इस ट्रेड में हमारे पास अभी कैपेसिटी भी नहीं है। ओके ऑलराइट गाइस, सो यहाँ से अभी मार्केट और नीचे जाएगा और इसमें सेलिंग होगी एंड ओवरऑल ट्रेड थोड़ा सा स्लो है टाइम की वजह से भी, ऑल्दो यहाँ पे एक बहुत ही अग्रेसिव मूवमेंट आई है 11 बजे के बाद जो थोड़ा सा अगेन अनयूजुअल है, बट ओवरऑल ये ट्रेड अभी स्लो है। ऑलराइट गाइज, आप लोग यहाँ पे टाइम देख सकते हैं, इट इज़ 12:36 PM और थोड़ी सी मार्केट में और सेलिंग आई है यहाँ पे। नाउ गाइज, यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, फर्स्ट रिट्रेसमेंट, ये रिट्रेसमेंट जहाँ पे हमने एंट्री ली थी उसके बाद ये रिट्रेसमेंट हुआ,
इसकी स्ट्रेंथ और इसका डिस्टेंस आप देखिए एंड देन आप कंपेयर करिए सेकेंड रिट्रेसमेंट से, राइट। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पे। ये जो रिट्रेसमेंट हुई है बायर्स की, ये रिट्रेसमेंट काफ़ी वीक है एंड आई थिंक थर्ड रिट्रेसमेंट यहाँ पे अभी हो रही है, राइट। सो ये हमें क्या यहाँ पे डिनोट कर रहा है कि मार्केट विल कंटिन्यू सेलिंग बिकॉज ये वीक है। लेकिन गाइज जो सेकेंड रिट्रेसमेंट के बाद मूवमेंट है, वो मूवमेंट अभी एक ही कैंडल की है, इस कैंडल की। यहाँ पे 3 कैंडल हैं और तीनों की तीनों इम्पल्सिव हैं, बट यहाँ पे देर इज ओनली 1 कैंडल, ओके। इसको नहीं कंसिडर करेंगे बिकॉज दिस इज अ हैमर, देर इज अ लोअर विक ओवर हियर, तो ये तो रिट्रेसमेंट में ही आएगा। तो यहाँ पे एक कैंडल की मूवमेंट है, मूवमेंट शॉर्ट है, ऑल्दो रिट्रेसमेंट भी शॉर्ट है। इस तरह के जो सिनारियोज होते हैं इन्हें रेंज जैसा ही कंसिडर करना होता है। नाउ ये रेंज स्ट्रक्चर नहीं है, ओके, ये रेंज स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन कंसिडरेशन यहाँ पे इसको रेंज का ही दिया जाएगा, ओके। डिफरेंस है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे रेंज बेस्ड ट्रेडिंग होगी, लेकिन जिस तरह से हम रेंजेस को देखते हैं इस तरह के सिनारियोस को उसी तरह से देखा जाता है। एंड अगेन ये क्यों क्रिएट होते हैं? लिक्विडिटी क्रंच की वजह से, ओके। ऑलराइट, नाउ गाइस यहाँ पे 130 का जो मूवमेंट होगा उसे ऑब्जर्व करना थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट होगा पूरे फार्मा सेक्टर में, बिकॉज आज जो सेलिंग बाजार में हो रही है वो फार्मा की वजह से ही हो रही है, और 130 पे ये एक्सेलरेट होती है, कंसोलिडेट होती है। ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है कि किस तरह से जो 130 के बाद का मूवमेंट है वो प्ले आउट होता है। ऑलराइट गाइज, आप लोग यहाँ पे टाइम देख सकते हैं, इट इज़ 1:04 PM और मार्केट अभी यहाँ पे रेंज बाउंड है, ओके। नाउ गाइज यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको नोट कराना चाहता हूँ, और अभी ये ज़रूरी है कि आप बस इसे नोट करें, एक्सप्लेनेशन हम बाद में इसकी समझेंगे, ओके। सो यहाँ पर NSE की वेबसाइट में निफ्टी 0.14% डाउन है, ओके, ये आपको नोट करना है। एंड टॉप लूजर्स में सन फार्मा -2.82% डाउन है, टॉप लूजर सन फार्मा। फार्मा सेक्टर का स्टॉक है ये, और हम भी फार्मा सेक्टर में ही ट्रेड कर रहे हैं, कैडिला, राइट। ये आपको नोट करना है। देन हम यहाँ निफ्टी फार्मा को स्टडी करेंगे, ओके। फार्मा सेक्टर 0.79% डाउन है, यह आपको नोट करना है। और फार्मा सेक्टर की जो सेलिंग है उसे लीड कौन कर रहा है? सन फार्मा, राइट। सन फार्मा लीड कर रहा है, एंड सन फार्मा -3.12% यहाँ पे डाउन हुआ है, ओके। आई थिंक अभी इसमें कोई मूवमेंट आया होगा, राइट। देखिए चेंज हो गया, यहाँ पे -3.8% है करंट सन फार्मा, ओके। तो ये आपको नोट करना है। और कैडिला जिसमें हम ट्रेड कर रहे हैं वो -1.11% डाउन है अभी करेंटली, ओके। इस रेंज को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। बस इतना नोट हमें करना है, एक्सप्लेनेशन जो है वो हम आगे समझेंगे। ऑलराइट गाइस, आप लोग यहाँ पे टाइम देख सकते हैं, इट इज़ 2:18 PM और मार्केट ने इस रेंज को अभी ब्रेक किया है यहाँ पे, और काफ़ी अग्रेशन यहाँ पे अब हमें सेलर्स का दिख रहा है। नाउ गाइज, इस ट्रेड को हम 315 तक होल्ड करेंगे, या अगर उससे पहले हमारा टारगेट अचीव होता है या ऐसा पॉइंट, किसी ऐसे पॉइंट पे हम पहुंचते हैं यहाँ पे
जहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग रिएक्शन हमें मिलेगा, तो हम उसके पहले भी एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन मैक्स टू मैक्स 315, उससे ज़्यादा हम इंट्राडे होल्ड नहीं करते हैं। नाउ गाइस अगेन हम यहाँ एनएससी की वेबसाइट पे आएंगे और हम यहाँ पे नोटिस करेंगे, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। ओके, नाउ गाइस आप फिर से यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट 0.20% डाउन। अगेन चीज़ों को नोट करना है आपको। लूजर्स सबसे टॉप पे सन फार्मा 3.53% डाउन। हम इंडेक्स में फार्मा को देखेंगे एक बार। गाइस मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा, अगर आप इन चीज़ों को नोट कर रहे हैं देन मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिवील करूंगा और वो इंफॉर्मेशन विल बी लाइफ चेंजिंग। ओके, सो इसको नोट करते जाइए। फार्मा सेक्टर जो है वो 0.91% डाउन है। ओके, यहाँ पे सन फार्मा अगेन लीड कर रहा है -3.57%, लेकिन सेकंड पे कौन है? कैडिला। ओके, -1.90%। ये नोट करना ज़रूरी है क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा शायद पोस्ट ट्रेड एनालिसिस में, उस इंफॉर्मेशन को अगर आप समझ पाए, उस इंफॉर्मेशन को अगर आप समझ पाए, आपका ट्रेडिंग का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। अभी हो सकता है आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि मैं यह आपको डेटा यहाँ पे क्यों नोट करा रहा हूँ, लेकिन पोस्ट ट्रेड एनालिसिस में जब मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक समझाऊंगा और मैं यहाँ पे आपको क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जब वो आपको समझ में आएगा, आपका ट्रेडिंग का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। ओके, ऑलराइट। सो गाइज अभी यहाँ पे वेट करेंगे, लेट्स सी कि मार्केट किस तरह से परफॉर्म करता है। राइट गाइज, आप लोग यहाँ पे टाइम देख सकते हैं, इट इज़ 2:57 PM और कैडिला में हमने हमारी सारी पोजीशंस क्लोज कर दी हैं एट द प्राइस ऑफ 488.30। तो हमने सारी पोजीशंस यहाँ पे एग्जिट कर दी हैं 488.30 के लेवल पे। ओके, इस प्राइस पॉइंट पे। नाउ गाइज क्यों, वो रीज़न समझना आपके लिए ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इस पूरे डाउन ट्रेंड की रिट्रेसमेंट्स को देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिट्रेसमेंट स्ट्रक्चर, अगेन रिट्रेसमेंट स्ट्रक्चर, अगेन रिट्रेसमेंट स्ट्रक्चर, अगेन रिट्रेसमेंट स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ पे देर इज अ टर्न। आप इनमें डिफरेंस नोटिस कर रहे हैं? क्लियर बाइंग प्रेशर, लेकिन ये बाइंग प्रेशर जो है ये टाइम से भी रेलेवेंट है। अगर यहाँ बाजार के पास और समय होता, लेट्स से कि अगर ये स्ट्रक्चर 12 बजे यहाँ पे फॉर्म होता तो फिर हम और यहाँ पे होल्ड कर सकते थे। सेलर्स बहुत इजीली इस बायर को ब्रेक कर देते बिकॉज फ्लो इज डाउन। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है, ये आप देखिए यहाँ पे 258, ऑलमोस्ट 3 बजे के आसपास ये स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हुआ है और ये स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ था 240। तो 245 के बाद एक डिफरेंट फेज वैसे ही मार्केट का आ जाता है और हमारे पास समय कम है बिकॉज मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम 315 तक होल्ड कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इस चीज को देखते हुए हमने पोजीशंस को एग्जिट किया है यहाँ पे। ओके, आई होप आपको रीजन समझ में आ रहा है। नाउ गाइस, एनएससी की वेबसाइट हम एक बार और यहाँ पे चेक करेंगे, लेट्स सी कि वहाँ पे क्या अपडेट हुआ है। ओके, सन फार्मा आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगेन अभी लीड कर रहा है -3.92%। ओके, सन फार्मा लीड कर रहा है गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मैं आपको एक एनालिसिस अभी पोस्टेड में बताऊंगा वो सन फार्मा के बेसिस पर ही है।
फार्मा सेक्टर -1.06% डाउन, ओके। और यहाँ पे कैडिला थर्ड नंबर पे आ गया है, राइट, -1.48%, और टोरेंट फार्मा अभी सेकंड नंबर पे है, -1.54%, ओके फाइन। एंड सन फार्मा जो है दैट इज -3.91%। तो ये सारी चीज़ें आपने नोट करी हैं, एंड इसका जो एनालिसिस है कि मैंने आपसे ये क्यों नोट कराया, वो मैं अब आपको पोस्ट ट्रेड एनालिसिस में समझाऊंगा। टाइम देख रहे हैं, इट इज़ 7:30 PM, और ये पोस्ट ट्रेड एनालिसिस पार्ट है आज के ट्रेड का। सो गाइज, सबसे पहले हमने कैडिला में आज ट्रेड किया, और मैंने आपको जो एक लिक्विडिटी के 2 सिनारियोज बताए थे, उनमें से फर्स्ट सिनारियो यहाँ पे प्ले आउट हुआ, राइट। इस कैंडल में मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, काफ़ी ऊपर गया यहाँ पे, एंड देन फिर उसने एक सेल ट्रेंड वहाँ से रिज्यूम किया। नाउ गाइज, यहाँ पे एक सेकंड सिनारियो भी हो सकता था, वो भी मैंने आपको हल्का सा एक्सप्लेन किया था, मैं उसको फर्दर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू कॉस्ट। लिक्विडिटी की वजह से ये भी हो सकता था कि ये जो फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल, ये मार्केट में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेती और हमें एंट्री कहीं यहाँ पे मिलती इस प्राइस पॉइंट पे 491.80। जब इस तरह का कोई सिनारियो होता है तो क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक के हमने प्रॉफिट्स जो हैं वो सैक्रिफाइस किए हैं, और ये प्रॉफिट्स हमने इसलिए सैक्रिफाइस किए हैं बिकॉज हमने ओपनिंग में एंट्री नहीं ली। और ओपनिंग में हमने एंट्री क्यों नहीं ली? बिकॉज हम श्योर नहीं थे कि ये जो एक बाइंग मूवमेंट है ये कितना डीप हो सकता है। तो इस अगर आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं और आपने ये सारे प्रॉफिट सैक्रिफाइस करें हैं, इसे बोला जाता है कॉस्ट, बिकॉज हमने यहाँ पे प्रॉफिट्स सैक्रिफाइस की, हमने कॉस्ट बेयर करी है जल्दी एंट्री नहीं लेने की वजह से, और वो ज़रूरी भी है, ओके। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको रेगुलर बेसिस पे ट्रेडिंग में देखने को मिलेगा। आज ये अकरेंस नहीं हुआ है, लेकिन आज जो फर्स्ट सिनारियो हुआ वो प्ले आउट हुआ है, बट बहुत बार ऐसा भी होता है कि फर्स्ट कैंडल ही बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेती है और वो पूरे ट्रेड का R2R वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है, ओके। अब ऐसे में क्या करना चाहिए ये किसी और वीडियो में हम समझेंगे, ओके। नाउ सेकंड जो एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ वो ये है कि गाइज आप देख सकते हैं कि हमने 488 पॉइंट आई थिंक 20 या 30, आई थिंक 30, 488.30 के लेवल पे हमने एग्जिट कर दिया था यहाँ पे। और मैंने आपको ये बताया था कि जो सेलिंग है वो यहाँ पे बायर को टेक ओवर कर सकती है अगर समय हमारे पास ज़्यादा हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक अग्रेसिव बाइंग हुई और उसके बाद ये जो सेलिंग है इसको टाइम चाहिए होता है। यहाँ पे आप ये जो सेलिंग देख रहे हैं इसे टाइम चाहिए होता है। अगर यहाँ पे समय ज़्यादा होता तो ये इस बायर को टेक ओवर कर देती, एटलीस्ट 486 के लेवल को तो हम टच करते और फिर उसके बाद मार्केट रेंज बाउंड हो जाता। अब यहाँ पे देखिए टाइम की प्रॉब्लम है और टाइम की प्रॉब्लम की वजह से हम इस मूवमेंट को नहीं देख सकते, राइट। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है अगर आप पोस्ट 2:45 PM कोई ट्रेड में आप प्रेजेंट हो या आप पोजीशन लेने का सोच रहे हो। बहुत सारे लोग 3 बजे के बाद फेज को मानते हैं, 2:45 के बाद भी बहुत सारे लोग मानते हैं, मैं दोनों को ही मानता हूँ। ओवरऑल 2:45 एक ज़्यादा सही टाइम है अगर आपको मार्केट का फेस चेंज देखना है तो आप 2:45 के बाद अगर ट्रेड ले रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके पास समय नहीं है कि अगर आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है और आप रिज्यूम देखना चाह रहे हैं कि आपका जो डायरेक्शन है, जैसे यहाँ पे हमारा डायरेक्शन है सेल, ये सेल रिज्यूम करेगा ये हम देखना चाह रहे हैं तो हमारे पास वहाँ टाइम नहीं है।
तो इस तरह का जो मूवमेंट होता है वो यहाँ पे 3 बजे, 3:15, 3:30 के आसपास आकर मार्केट होल्ड कर लेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। नाउ एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे कि जब रिट्रेसमेंट हो रहा था ऐसा, तो यहाँ से सडनली ये बाई क्यों हुआ? तो गाइज ये बहुत ही कॉमन एक बिहेवियर है मार्केट का। जनरली होता क्या है, आप देखिए कैडिला में जो सेलिंग हुई है, हमने 494.7 के लेवल से सेल किया है, बट एक्चुअल जो सेलिंग है दैट इज फ्रॉम 499, और मार्केट ने टच किया है 486 को, राइट? अब इतनी सेलिंग देखने के बाद और इस लेवल पे बहुत सारा वेस्टेड इंटरेस्ट एक स्टॉक के अंदर आता है। बहुत सारे लोग इसको पोजिशनल के लिए यहाँ पे इस प्राइस पे बाय करने वाले होंगे। स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे बाय करने वाले होंगे, बिकॉज यहाँ पे प्राइस जो है वो एक चीप प्राइस मिल रहा है। ओके, तो जब इस तरह का वेस्टेड इंटरेस्ट मार्केट में आता है, जहां पे चीप प्राइस किसी को लग रहा है कि यहाँ पे डिलीवरी ले लेनी चाहिए, तो इस तरह से एक टर्न होता है मार्केट में। ओके, जनरली ये आप बाइंग में भी देखेंगे। बाइंग में इतना ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिलता है, बिकॉज आप कभी ये चीज़ नोटिस करिएगा कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो जो सेलिंग आती है, आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, अप ट्रेंड में जब सेलिंग आती है और वो इस तरह से टर्न होती है सेलिंग में, मतलब इस तरह से जो सेलिंग आती है, इस तरह की जो सेलिंग है वो जनरली इंट्राडे बेसिस पर 1 बजे से पहले होगी। सॉरी, लेकिन जो बाइंग है वो हमेशा आपको 2:30 के बाद देखने को मिलेगी। मतलब ये जो बाइंग है ये हमेशा आप बाय में देखेंगे कि 2:30 के बाद है और सेल में 1 बजे से पहले होगी। जनरली एक्सेप्शंस हो सकते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि बाय करने के लिए अगर एक स्टॉक एक सेलिंग फ्लो में है, सस्ते से सस्ते प्राइजेस मिल रहे हैं। अब यहां देखिए 491 का प्राइस एक्सपेंसिव है 486 से, तो यहां पे एक सेलिंग फ्लो में है, एक मार्केट एक सेलिंग फ्लो में है। सस्ता प्राइस मिल रहा है, फिर उससे और सस्ता प्राइस मिल रहा है, फिर उससे और सस्ता प्राइस मिल रहा है। तो बायर के लिए सस्ता बाय करना इज मोर इंपॉर्टेंट। तो सबसे सस्ता प्राइस कहां मिलेगा अगर एक सेल फ्लो है? तो टुवर्ड्स द एंड, यानी कि 245 वाले एरिया में, वहीं पे एक सस्ता प्राइस मिलेगा। तो सस्ते प्राइस के लिए इतना वेट किया जाता है बाय सिनारियो में। तो बायर यहां पे बाय करेगा, बिकॉज बायर वेट करेगा कि कितना नीचे आ सकता है। और जब हम वेट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली 230 245 वाला टाइम आ ही जाता है। ओके, नाउ आपने यहां पे देखा कि किस तरह से ये फर्स्ट मूवमेंट यहां पर हुई। दिस वाज द फर्स्ट मूवमेंट। कुछ एडिशनल कंफर्मेशन आया बायर्स का, सेकेंड मूवमेंट यहां पे और अग्रेसिव हुई, बिकॉज इसको देखने के बाद अब सबको लग रहा है कि एक सस्ते प्राइस पे हमसे ये स्टॉक छूट ना जाए। फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो आपको यहां पे दिख रहा है। दिस इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। ओके, तो ये बाय का लॉजिक ये है। बट स्टिल ये जो बाय है ये वीक है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं, कलेक्टिवली बहुत कम लोग ऐसे हैं जो यहां पर बाय करना चाहेंगे। और ये मैं इसलिए आपको बता पा रहा हूं बिकॉज रिसर्च हमारी डेली बेसिस पे चलती है। अभी बहुत ज्यादा वेस्टेड बाइंग इंटरेस्ट जो है वो कैडिला में नहीं है। ओके, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग यहां पे फ्लो नहीं है बायर्स का, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लो नहीं है यहां पे। स्मार्ट मनी इन्वॉल्व नहीं है यहां पे। और यहां पे ये जो आप अग्रेशन देख रहे हैं, ये अग्रेशन जो है वो इस मूवमेंट को देखकर बहुत सारे कलेक्टिव ट्रेडर्स का आ गया है, चलो यहां पे बाय कर लेना चाहिए। बट स्टिल
अगर मार्केट के पास यहाँ टाइम होता तो ये सेलर जो है ये बहुत इजीली मार्केट को टेक ओवर कर लेता। ये चीज आपको समझना जरूरी है कि कौन सी मूवमेंट के पीछे क्या रीजन है। ओके, अब सेलिंग जो है वो जनरली इस तरह से 1 बजे के पहले होती है, बिकॉज आप सेलिंग करके कोई डिलीवरी नहीं ले सकता। डिलीवरी इज ओनली फॉर बाइंग। तो इंट्राडे में अगर आपको सेल करना है देन यू नीड टू बुक प्रॉफिट्स बिफोर द मार्केट क्लोजेस, राइट। मार्केट बंद होने से पहले आपको प्रॉफिट बुक करना है। ओके, यू नीड टू बुक द प्रॉफिट बिफोर मार्केट क्लोजेस। तो इसीलिए प्रॉफिट बुकिंग क्योंकि हमें पहले करनी होती है, तो इनिशियली जो सेलिंग होती है वो 1 बजे से पहले होती है, ताकि यहाँ पे इस तरह का एक स्ट्रक्चर क्रिएट होगा जैसा यहाँ पे हुआ है। और फिर इसके बाद जो मार्केट है वो सेल साइड में मूव करेगा अराउंड 245 के बाद। इस तरह का एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि सेलिंग में हम वेट नहीं कर सकते। सेलिंग में हम ये नहीं कह सकते कि ठीक है मार्केट को ऊपर जाने दो जितना जाना है, हम 245 या 3 बजे के आसपास सेल करेंगे। ऑल्दो वो भी होता है लेकिन कम होता है। और अगर वो हो रहा है तो बीइंग एन इंट्राडे ट्रेडर आपको वहां पे थोड़ा सा अलर्ट होकर ट्रेड करना है। ओके, सेल साइड में हमेशा ये होगा, जैसे आप यहाँ पे भी सेलिंग में देख सकते हैं कि 11 बजे के आसपास यहाँ से ये एक जो सेल मूवमेंट है ये चालू हुआ, ताकि अराउंड 230 के आसपास आप प्रॉफिट बुक कर लें, राइट। यहाँ पे भी ये सिनारियो आप देख सकते हैं। और ये चीज़ें अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। धीरे धीरे ऑब्जर्व करना चालू करिए कि मार्केट में अगर बाइंग हो रही है इस तरह से तो वो कहाँ हो रही है, किस समय पे हो रही है। सेलिंग हो रही है तो उसके पीछे क्या रीज़न है, वो सेलिंग उस पर्टिकुलर फेज में क्यों हो रही है। मार्केट के 3 फेजेस हैं, 9:15 to 11 फर्स्ट, 11 to 2 सेकेंड, एंड देन 2 to 3:15 थर्ड मानते हैं, 2:45 to 3:30 भी माना जा सकता है। अलग अलग यहाँ पे लोगों का वो है। ओके, सो आप जनरली आप इसको टाइम ना देख के आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। स्टार्टिंग जो 9:15 है, देन मिडिल जो 11 बजे है, एंड देन क्लोजिंग जो कि 2:30 बजे 2:45 के आसपास है। उस तरह से आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 9:15 से लेके 11:30 तक एक फेज रहता है, देन 9:15 से 10:15 तक रहता है। तो उस पर आप मत जाइए कि हाँ 10:15 बज गए हैं तो बस अब सेकेंड फेज चालू हो गया, ऐसा नहीं होता। ये एक इंडिकेटिव है, एक इंडिकेशन है कि हाँ इस समय के आसपास मार्केट एक फेज अपना चेंज कर लेता है। ऐसा नहीं है कि जैसे 2:45 हो गए बस अब एकदम से कुछ हो जाएगा क्योंकि थर्ड फेज आ गया, ऐसा नहीं होता। 2:45 पे हो सकता है, 2:30 पे हो सकता है, 3 बजे हो सकता है। तो वो सिर्फ एक इंडिकेशन है, उस समय आपको थोड़ा सा अलर्ट रह के मार्केट को ऑब्जर्व करना है, दैट्स इट। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, राइट। नाउ मैंने आपको इस ट्रेड के अंदर कुछ प्राइजेस नोट करवाए थे, राइट। सन फार्मा के, कैडिला के, फार्मा सेक्टर के, उनके पीछे क्या लॉजिक था और वो मैंने आपको क्यों करवाए थे। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि ये ट्रेड भी कॉम्प्लिकेटेड है। कोशिश करिएगा समझने का कि आपको समझ में आए ये सारी चीजें। इन केस अगर आपको कोई डाउट आता है देन मैं कोशिश करूंगा मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं इसके ऊपर, क्योंकि शायद जो एक्सप्लेनेशन अब मैं आपको दूंगा वो एक बार में समझ में नहीं आए, पॉसिबल है। ओके, ऑलराइट। देखिए लिक्विडिटी का जो कंसेप्ट है वो काफी डीप कंसेप्ट है, और इसकी एप्लीकेशन बस इतनी नहीं है कि आज हमने चेक किया कि मार्केट में कम लिक्विडिटी है, ज़्यादा लिक्विडिटी, और उसके हिसाब से हम ट्रेड मैनेज कर रहे हैं। ये दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन, लेकिन इसके पीछे
एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक है। ओके, गाइज यहां पे अगर आप लूजर्स को देखेंगे, सन फार्मा शुरुआत से लूजर है। हम यहां पे सन फार्मा का चार्ट प्लॉट करते हैं पहले। ओके, सन फार्मा गाइज, जब आप सन फार्मा का चार्ट देखते हैं यहां पे, ये फर्स्ट कैंडल है आज की, आपको यहां पे क्या दिख रहा है? थोड़ा सोचने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप सोचेंगे नहीं तो आपको जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं वो समझ में नहीं आएगी। सन फार्मा का चार्ट आप देखिए, ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं, राइट? इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो अभी जो लेटेस्ट वीडियो है चैनल पे, लिक्विडिटी का कंसेप्ट जहां मैंने एक्सप्लेन किया है, वहां पर इसका आंसर है। सन फार्मा में आपको क्या दिख रहा है? सन फार्मा में यहाँ पे मैं आपको अब एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि वीडियो को पॉज करके थोड़ा सोचें और इस चार्ट को देखें कि आपको दिख क्या रहा है। सन फार्मा में अगर आप नोटिस करेंगे, जो पूरी की पूरी मूवमेंट है वो करेक्टिव कैंडल्स में है। पूरी की पूरी सेलिंग मूवमेंट करेक्टिव कैंडल्स में है। यहां पे आपको कोई इंपल्सिव कैंडल दिख रही है इस पूरे सेल मूवमेंट में? नहीं दिख रही। ओके, फाइन। जब मैंने आपको लिक्विडिटी का कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था, मैंने आपको 2 पैरामीटर बताए थे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज देख लीजिए एक बार। 2 पैरामीटर मैंने आपको बताए थे। फर्स्ट पैरामीटर विक्स, सेकंड पैरामीटर क्या था? सेकंड पैरामीटर वॉज जो मूवमेंट होगी दैट शुड बी इन करेक्टिव कैंडल्स, राइट? और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर दोनों अप्लाई हो रहे हैं देन इट इज वेरी गुड। हमें कंफर्म वहां पे पता चल जाएगा दैट लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है। लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि दोनों प्रिंसिपल्स अप्लाई हो तो ही हम उस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। एक भी अगर अप्लाई हो रहा है देन इट इज फाइन। 2 में ज्यादा कंफर्मेशन मिलेगी, 1 में थोड़ी सी कम मिलेगी, बस इतना डिफरेंस है। यहां पे सेकंड पैरामीटर से हमें यह पता चल रहा है कि सन फार्मा में लिक्विडिटी की बहुत ज्यादा कमी है। यह पॉइंट नोट करने वाला है। सन फार्मा में लिक्विडिटी की बहुत ज्यादा कमी है। एंड गाइज, मेरी जो रिसर्च है, डेली बेसिस पे हम यहां पे रिसर्च करते हैं, उस रिसर्च के अकॉर्डिंग आज फार्मा सेक्टर में सेलिंग होनी चाहिए। वो रिसर्च हमको ये बता रही है कि फार्मा सेक्टर में सेलिंग होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि सन फार्मा में बिकॉज लिक्विडिटी कम है, मतलब पैसा यहां पे कम है, कैश कम है यहां पे, तो सन फार्मा को मूव नहीं किया जा रहा था। वो सन फार्मा का स्टॉक नीचे उतना इजीली नहीं जा रहा था क्योंकि पैसे कम है ना। आप यहां पे देखिए, इनिशियली सेलिंग करना चालू किया और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लिक्विडिटी एकदम से डाउन हो गई। तो सन फार्मा बीइंग द टॉप लूजर ऑल्सो, वो फार्मा सेक्टर को उतना पुश नहीं कर रहा है क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है। अब लिक्विडिटी यहां पे नहीं है तो फिर किन स्टॉक्स की वजह से फार्मा को नीचे पुश किया जाए? तो वहां पे ये सारे स्टॉक्स आ जाते हैं। कैडिला इज वन ऑफ द स्टॉक्स, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि सन फार्मा को हम नहीं पुश कर पा रहे हैं और उसमें पहले ही एक बहुत बड़ा मूवमेंट आ गया है, उसके बाद लिक्विडिटी वहां कम हुई है। तो आप देखिए, एल्केम
डिविस लैब, टोरेंट फार्मा, कैडिला, इन सारे स्टॉक्स में थोड़ा सा पैसा लगा के ये कोशिश की जा रही थी कि फार्मा सेक्टर को नीचे पुश किया जाए, बिकॉज फार्मा सेक्टर में सेलिंग होनी थी। इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट वहां पे ऐसा था कि फार्मा सेक्टर में सेलिंग होगी, बट सन फार्मा की वजह से नहीं हो पा रहा था। इनिशियली एक पॉइंट पे आने के बाद लिक्विडिटी बिल्कुल कम हो गई, मैंने आपको चार्ट पे दिखाया। लेकिन वहीं पे आप कैडिला में देखेंगे तो शुरुआत में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम थी। आप देखिए यहाँ पे जो ये अग्रेसिव जो विक्स यहाँ पे बन रही है, मैंने आपको शुरुआत में समझाया भी था ट्रेड में कि किस तरह से यहाँ पे वोलैटिलिटी बढ़ रही है बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी। और इसी समय सन फार्मा में देयर वॉज लिक्विडिटी। देखिए ये आई थिंक यहां तक हम इसको कंसिडर करते हैं 940 तक जो कैडिला था उसमें, देखिए दिस इज 940 राइट, 940 तक कैडिला में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम थी। यहां पे लिक्विडिटी कम थी, सन फार्मा में लिक्विडिटी एडिक्वेट थी। ओके, इंपल्सिव कैंडल। उसके बाद क्या होता है, सन फार्मा से इंटरेस्ट जो है, जो कैश है, लिक्विडिटी क्रंच यहां पे आना चालू हो जाता है। और उसी समय कैडिला के अंदर आप देखिए मनी इनफ्लो यहां पे चालू हो जाता है। यहां पे देखिए तो सन फार्मा सेक्टर को नीचे पुश नहीं कर पा रहा था, इसलिए ये जो रिमेनिंग स्टॉक्स हैं, टोरेंट फार्मा, एलकैप, डिविस, कैडिला, इनकी वजह से फार्मा सेक्टर को नीचे पुश करने की कोशिश की जा रही थी, बट वैसा हो नहीं पाया। मूवमेंट आई, राइट, सेलिंग मूवमेंट आई, बट जितना ज़्यादा फार्मा सेक्टर नीचे जाना चाहिए था उतना नहीं गया इन स्टॉक्स की वजह से और कंबाइंड स्टॉक्स की वजह से। राइट, कभी टोरेंट फार्मा सेकंड नंबर पे आ रहा था, कभी कैडिला सेकंड नंबर पे आ रहा था, और ये चीज़ मैंने आपको नोट भी करवाई थी। राइट, एक पॉइंट पे कैडिला सेकंड नंबर पे था, एक पॉइंट पे टोरेंट फार्मा सेकंड नंबर पे था, और अभी एल्केम सेकंड नंबर पर है। तो कोशिश ये की जा रही थी कि जो स्टॉक्स थोड़ा सा जहाँ पे सेलिंग इंटरेस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, उन स्टॉक्स में इनफ्लो करके फार्मा सेक्टर को नीचे पुश किया जाए। राइट, क्योंकि सन फार्मा ऑलरेडी, इसे देखिए जो प्रोफेशनल लैंग्वेज उसे बोलते हैं ड्राई आउट। सन फार्मा ऑलरेडी ड्राई आउट यहाँ पे हो चुका है, लेकिन फार्मा सेक्टर को नीचे पुश करना है तो कैसे करेंगे? उन स्टॉक्स की वजह से करेंगे जिन स्टॉक्स में थोड़ा सा सेलिंग इंटरेस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, उनमें और इनफ्लो करके हम वहां पे सेलिंग करेंगे। ओके, तो इसलिए कैडिला में एकदम से आप देखिए यहाँ पे अग्रेसिव कैंडल्स आ गई, देन यहाँ पे रेंज बाउंड हुआ मार्केट, विक्स यहाँ पे क्रिएट हुई बिकॉज ऑफ दिस एरिया, और यहाँ मार्केट रेंज हो रहा था इसकी वजह से। ओवरऑल फ्लो जो है आप देखिए, वो जो है फ्लो इज अग्रेसिव सेलिंग। राइट, आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा। गाइज, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक ही चीज़ बोलता हूँ, और हर किसी को मैं ये चीज़ बोलता हूँ, स्टॉक, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे स्टॉक को ट्रेड किया जा रहा है? स्टॉक इंडिविजुअल बेसिस पे कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज सेक्टर। सेक्टर से पता चलता है कि मूवमेंट डायरेक्शनल होगी या नहीं होगी, सेक्टर से पता चलेगा कि कब रिवर्सल आने वाला है। एक स्टॉक की एनालिसिस से आपको कुछ नहीं पता चलेगा, कुछ भी नहीं। कैडिला ऑन इट्स ओन अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं, या कोई भी स्टॉक में ऑन इट्स ओन ट्रेड कर रहा हूं, आप नहीं प्रॉफिट कर सकते, आप मूवमेंट को समझ ही नहीं सकते। सेक्टर इज एवरीथिंग। सेक्टर ही सब कुछ है। अगर सेक्टर चूज कर लिया, सेक्टर को एनालाइज कर लिया, हर चीज सेक्टर से निकल के आएगी आपके पास। तो कोई भी स्टॉक बिना उसका सेक्टर स्टडी करे आप ट्रेड नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। अगर आप कर रहे हैं तो आई डोंट नो आप कौन सी ट्रेडिंग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो HDFC बैंक को बैंक निफ्टी
का एक कंपोनेंट मानते हैं। उनको नहीं पता कि प्राइवेट बैंक इज अ डिफरेंट सेक्टर एंड पब्लिक बैंक इज अ डिफरेंट सेक्टर। बैंक निफ्टी में दोनों चीजें हैं, सो वो अपने आप में सेक्टर नहीं है। और बहुत सारे लोगों को तो सेक्टर पता ही नहीं होता है। जैसे कोल इंडिया को अगर कोई ट्रेड कर रहा है और उससे आप पूछो कि ये कौन सा सेक्टर है, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं। तो बिना सेक्टर को स्टडी करे ट्रेडिंग कैसे हो रही है और कौन कैसे ट्रेड कर रहा है, ये तो मैं आज तक उस टेक्निक को नहीं समझ पाया। ऑलराइट, सो स्टॉक सिलेक्शन जो है वो भी सेक्टर के थ्रू ही आता है, राइट। कैडिला आज हमारे वॉच लिस्ट में था बिकॉज फार्मा सेक्टर में हमने जो स्टडी किया था उसके बेसिस पे, राइट। सो गाइज देखिए, किसी भी कंसेप्ट को अगर हम सरफेस लेवल पे समझेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे। जैसे मैंने आपको उस वीडियो में लिक्विडिटी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताया 2 पैरामीटर्स के साथ, उसके और बहुत गहरे मीनिंग होते हैं। और सिंपल लॉजिक लगाकर आप इन चीजों को समझ सकते हैं। मैं आपको क्या बता रहा हूं, सिंपल लॉजिक। अगर कैश नहीं है तो मूवमेंट कैसे होगी, ये क्वेश्चन है। और इसी क्वेश्चन के आंसर पर ये पूरी एनालिसिस बेस्ड है जो मैंने अभी आपको यहां पे दिखाई। और ये रेगुलर बेसिस पे होता है। और इजीली आपको समझाता हूं अगर आप समझ पाए। कैश नहीं है तो मूवमेंट कैसे करें। एक पर्टिकुलर सेक्टर में एक स्टॉक में कैश नहीं है जो उस सेक्टर को उस पर्टिकुलर डे लीड कर सकता है, तो दूसरे स्टॉक्स जहां पे ऑलरेडी कैश है वहां पे थोड़ा सा और इनफ्लो करो, उनसे आप लीड कराओ। जैसे कैडिला मैंने आपको दिखाया था, सेकंड नंबर पे आ गया था टॉप लूजर्स में, सेक्टर के लूजर्स में। अभी यहाँ पे एल्केम है, टोरेंट फार्मा भी था एक बार आपने देखा था। तो इनमें डिस्ट्रीब्यूट करके फार्मा को नीचे पुश किया जा रहा था। और वहीं पे हमने एक लेवरेज ले लिया कैडिला में। हमको एक सेलिंग दिख रही थी फार्मा में और कैडिला में, देयर वाज अ सेलिंग जो हमें विजिबल थी। हमने उस बेसिस पे इसमें एंट्री ली एंड देन फर्दर इस पूरे मूवमेंट को स्टडी करके, सेक्टर के साथ कोरिलेट करके, इंडिविजुअल स्टॉक्स के साथ कोरिलेट करके पूरी पिक्चर जो है वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी कि मूवमेंट हो रही है तो क्यों हो रही है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। नाउ बहुत ही कॉम्प्लेक्स ट्रेड था, आई नो। और लिक्विडिटी के कंसेप्ट के ऊपर बहुत ही डेडिकेटेड वीडियोस मैंने अभी जो हमारा कोर्स है वर्जन 3.0 उसमें डाले हैं, ऑलरेडी डल गए हैं वो। तो जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें बहुत जल्दी मिलेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि ये कैडिला का भी एक डिटेल्ड वीडियो मैं वहाँ पे डालूँ। सो देखिए, कोई भी चीज़ कॉम्प्लेक्स नहीं है यहाँ पे, राइट। आपको सिंपल तरीके से चीज़ों को समझना है और लॉजिक का यूज़ करना है। ट्रेडिंग बहुत सिंपल है, लेकिन सिंपल का मतलब ये नहीं होता है कि ये इजी है। सिंपल चीज़ों को सिंपल रखिए। मैंने बहुत बार देखा है, मेरे पास कॉल आते हैं, मैं अगर किसी को कोई चीज़ सिंप्लीफाइड तरीके से बता रहा हूँ तो सामने वाले को सेटिस्फैक्शन ही नहीं होता। वो चाहता है कि उसको बहुत एक कॉम्प्लेक्स तरीके से समझाया जाए तो उसको मेंटली सेटिस्फाई होता है वो कि हाँ आज बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें समझ में आई हैं, तो एक मेंटल सेटिस्फैक्शन उससे मिलता है। तो ये जो एटीट्यूड है ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग एटीट्यूड है और एक बिजनेस के लिए ये सूटेबल नहीं है। देखिए, बिजनेस में क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग, सामान खरीदना सामान बेचना बहुत ही सिंपल है, ईजी नहीं है। अगर मैं बाइंग सेलिंग को बहुत कॉम्प्लेक्स कर दूं कि आपको पहले ये करना होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, सामने वाला बिजनेस नहीं कर पाएगा। लेकिन उसे थ्योरेटिकली ऐसा लगेगा कि उसको बहुत कोई एक सीक्रेट नॉलेज समझाई जा रही है, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी कुछ भी नहीं होगी, राइट। तो चीज़ों को सिंपल रखना है और सिंपल तरीके से ही आपको सारे ट्रेड्स डिकोड करने हैं। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा।
एंड इस ट्रेड से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, काफ़ी कॉम्प्लेक्स ट्रेड था. सो थैंक यू वेरी मच. एंड गाइज, मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को दीपावली की बहुत 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 शुभकामनाएं. मैं यही प्रे करूँगा कि आपकी जो दीपावली है वो काफ़ी प्रॉफिटेबल हो, काफ़ी प्रॉस्परस हो, आप बहुत कुछ सीखें और अगले साल तक का आपका एक गोल हो कि आप अपने खुद का एक बिजनेस चालू करें, ट्रेडिंग करें या और कोई बिजनेस चालू करें, बट किसी तरह से आप खुद का अपना कुछ चालू करें. मैं यही प्रे करूँगा. एंड दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइज. थैंक यू वेरी मच.